हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, आनुवांशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको सेल, इकोसिस्टम और बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। आज का जो टॉपिक है वो है आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आते ही आते हैं और कई बार आ चुके हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे जो आपको जो यहाँ पे हेडिंग लिखा है आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी में हम उन लक्षणों की बात करते हैं जो माता पिता से संतानों में जाते हैं। ये आपका जो आनुवांशिकी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि आनुवांशिकी क्या है। तो आनुवांशिकी एक ब्रांच है। किसका? ब्रांच है। ब्रांच को इंग्लिश में बोलते हैं, एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसको शाखा बोलते हैं। ब्रांच है किसका? जीव विज्ञान का, ठीक है। आनुवांशिकी क्या है? एक ब्रांच है जीव विज्ञान का, जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं, यानी कि आनुवांशिक लक्षण यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर्स का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी क्या है? मतलब ब्रांच है किसका? बायोलॉजी का, यानी कि जीव विज्ञान का, जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिक लक्षण वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब एक जनक से उनकी संतानों में पहुंचते हैं। जैसे बाल का काला होना, बाल का घुघराला होना। पिता के बाल अगर घुघराले हैं तो संतान के बाल भी घुघराले हो सकते हैं। आँख की पुतली, जिसको बोलते हैं प्यूपिल ऑफ आई, कुछ लोगों में उनके पिता की आँख की पुतली नीली होती है तो संतानों की आँख की पुतली भी नीली होती है। हाइट, अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है, यानी कि उनकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो ज़्यादा है, तो उनकी संतानों की ऊंचाई ज़्यादा हो सकती है। अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो संतानों की हाइट जो होती है वो कम हो सकती है। तो ये लक्षण कैसे पहुंचते हैं, इनका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? आनुवांशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, अर्थात जेनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे मेन बात है कि आनुवांशिकी क्या है। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, आनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों मतलब माता पिता से संतानों में पहुँचने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है तथा उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे मतलब ये जो आनुवांशिक लक्षण हैं कैसे माता पिता से संतानों में पहुँच जाते हैं। अच्छा, अब बात आती है आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। कैसा कैरेक्टर? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जो उनके जनक पीढ़ी से मतलब पेरेंटल जनरेशन से उनकी संतान पीढ़ी
मतलब डॉटर जनरेशन में पहुंचते हैं, उनको हम कैसा लक्षण बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको फिर से बता दे रहा हूं, हाइट हो गया, दूसरा आपको अभी बताया था आई का कलर, आँख का जो कलर होता है वो हमेशा याद रखिए कि वो आपका जो आँख का कलर होता है वो आइरिस के कलर पर डिपेंड करता है। आइरिस जैसा आपका होगा, आँख में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आइरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। तो आइरिस का जैसा कलर होता है उसके हिसाब से आँख का कलर होता है। कुछ लोगों का आँख का कलर जो है यानी कि जो रंग है वो ब्लैक, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू। तो ये सब डिपेंड करता है उनके पेरेंटल जनरेशन पे, ठीक है। और ये लक्षण कैसे होते हैं? आनुवांशिक होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा, जो आपका अगला क्वेश्चन है, विभिन्नता किसे कहते हैं? तो आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था, जनन के टॉपिक में हमने बताया था कि जनन 3 तरीके का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर्स होते हैं यानी कि जो संतानें होते हैं आपस में मैच नहीं करते, मतलब उनमें काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो विभिन्नता किसे कहते हैं? मतलब अगर यहाँ पे कोई पूछे यानी कि वेरिएशन किसे कहते हैं, तो क्या पूछा जा रहा है? वेरिएशन कैसे आता है या वेरिएशन किसे कहते हैं? तो हमेशा ये आप माइंड में रखिए कि वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, मतलब लैंगिक जनन में वेरिएशन आता है। लैंगिक जनन में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, अर्थात जो संतानें होती हैं वो आपस में मैच नहीं करते, मतलब फेस हो सके मैच ना करे, ठीक है। हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, सबका मतलब एक तरीके से ट्विंस को छोड़ के, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको छोड़ के बाकी के जो होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण जो एक संतान से दूसरे संतान में जाते हैं, आपको बता दिया हमने, ठीक है। विभिन्नताएं हमेशा याद रखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न जो संतानें होती हैं, मतलब लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतानें होती हैं, उनमें वेरिएशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रीजन क्या है यहाँ पे वेरिएशन पाए जाने का? ये क्वेश्चन आपके बायो के क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई सारे आपके प्रतियोगी एग्जाम में पूछा जाता है कि वेरिएशन आखिर में वेरिएशन जो है वो आपके लैंगिक जनन में क्यों पाया जाता है। तो इसका सबसे मेन अगर आंसर दिया जाए तो वो है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर, या इसको बोल सकते हैं जीन विनिमय के कारण, क्रॉसिंग ओवर के कारण, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गुणसूत्र आपस में अटैच होते हैं, मतलब जुड़ते हैं, और उनमें जीन का आदान प्रदान होता है, माता पिता के जीन का आपस में आदान प्रदान होता है, जिससे कैरेक्टर्स भी एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँ कि जितने भी लक्षण होते हैं यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सब जीन पर पाए जाते हैं। अच्छा, आप सेल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेल का एक पार्ट होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन तंतु पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, और वही क्रोमैटिन फाइबर्स बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में। गुणसूत्र अगर देखा जाए तो गुणसूत्र का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। इसके 2 आर्म होते हैं, एक को पी आर्म बोलते हैं, एक को क्यू आर्म बोलते हैं। ये जो आप बीच में देख रहे हो इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है।
जो दोनों आर्म को यानी कि दोनों भुजाओं को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर है। बीच में इसके यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके बीच के पोर्शन गुणसूत्र के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। मैं यहाँ पे बता दूं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आनुवंशिक पदार्थ मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीएनए। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए का पूरा फुल फॉर्म है, नाम है। और दूसरा जो था आरएनए, इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है, जो मनुष्यों का आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो है आपका डीएनए। और ये जो डीएनए है वो आपके गुणसूत्र में पाया जाता है। तो ये गुणसूत्र अगर देखा जाए यानी कि जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, इसके दो आर्म्स हैं, एक पी आर्म है और एक क्यू आर्म है, जिसमें उसके आर्म्स के अंदर यानी कि उसकी भुजाओं के अंदर डीएनए पाया जाता है। और डीएनए पर ही याद रखिएगा, डीएनए पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि डीएनए पर ही जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डीएनए पर ही जीन पाया जाता है। ठीक है, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि जीन का टॉपिक मैंने यहाँ तक क्यों लेके आया। रीज़न ये था, जीन यहाँ तक लाने का बताने का मतलब ये था कि जो जीन है, जितने भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं, मतलब जितने भी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, सबके सब जीन पर ही पाए जाते हैं। चाहे वो बाल का रंग हो, चाहे वो आँख का रंग हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो कोई भी इनहेरिटेड कैरेक्टर हो, चाहे बाल का घुघराला होना, कर्ली हेयर जिसको बोलते हैं, तो ये चाहे वो त्वचा का रंग हो या स्किन कलर हो, ये सब के सब जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब कहाँ पाए जाते हैं, जीन पर पाए जाते हैं। और ये जीन कहाँ पाया जाता है, आपके डीएनए में पाया जाता है। एक डीएनए में हर एक जगह पर विशिष्ट स्थान होते हैं, स्पेसिफिक प्लेस पे पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको जीन बताना बहुत ज़रूरी था कि जीन कहते किसे हैं या जीन कहाँ पाया जाता है। तो जीन के बारे में सबसे पहली बात ये समझिए कि जितने भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जीन में। और जीन डीएनए के अंदर स्पेसिफिक लोकेशंस पे पाए जाते हैं, फिक्स पोजीशन पे पाए जाते हैं, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। अभी बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो आपका लैंगिक जनन है उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, जीन विनिमय होता है, जिसके थ्रू यानी कि जिसके द्वारा माता पिता के जीन्स आपस में मैच होते हैं, मिक्स होते हैं, और वही जीन उनकी संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे माता पिता के लक्षण किस में पहुँचते हैं, उनकी संतानों में पहुँचते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं। आनुवांशिकता की इकाई इंग्लिश में बोलें तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या आनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो अगर इसका जवाब देखेंगे आप, आंसर देखेंगे, तो वो है आपका जीन। मतलब ये जो जीन है इसी को आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं।
या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। साथ ही साथ आपसे ये पूछा गया है कि जीवों का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है, तो वो डीएनए है। मनुष्य के अगर अकॉर्डिंग पूछा जाए तो मनुष्य का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है, डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जो केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि कहाँ, केंद्र के अंदर पाए जाने वाले अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, तो विभिन्नता किसे कहते हैं, यानी कि वेरिएशन किसे कहते हैं। तो वेरिएशन में का मतलब आपको बता दिया कि जो संतानें होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मिलती हैं उनमें मैचिंग बहुत कम होता है। अगर हम ट्विंस को छोड़ दें, जुड़वा बच्चों को छोड़ दें, क्योंकि जुड़वा बच्चों में जो फेस है वो मैच करता है ज़्यादातर, तो अगर वहाँ पे हम क्या करें, ट्विंस को छोड़ दें, तो बाकी के अगर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की संतानें होती हैं, यानी कि लैंगिक जन द्वारा संतानें मिलती हैं, उनमें क्या होता है कि विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसका मेन रीजन है वो है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जीन विनिमय। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अभी तक आनुवंशिक लक्षण के बारे में बताया। माता पिता से संतानों में पहुँचने वाले लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इनहेरिटेड कैरेक्टर बोला जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है सीखे गए लक्षण किसे कहते हैं। तो अगर सीखे गए लक्षण की बात करें तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, ये जो सीखे गए लक्षण हैं इनको बोला जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर ऐसे लक्षण जो जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद डेवलप होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। मतलब आफ्टर बर्थ ऐसे कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं, यानी कि सीखे गए लक्षण बोलते हैं। जैसे सिंगिंग हो गया, ठीक है, गाना, ठीक है, स्विमिंग हो गया, तैरना, तो ये क्या होता है, जन्म के बाद सीखे जाते हैं। और ऐसे लक्षण को आनुवंशिक लक्षण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये आनुवंशिक लक्षण क्यों नहीं कहलाते हैं, क्योंकि ये एक जनरेशन से, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इस तरीके का कोई भी लक्षण जीन पर नहीं पाया जाता है या जीन में नहीं पाया जाता है, इसलिए ऐसे लक्षण कभी भी आनुवंशिक नहीं हो सकते हैं। तो आपका एक मेन डिफरेंस या क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब आनुवंशिक लक्षण और सीखे गए लक्षण में डिफरेंस क्या है। तो आनुवंशिक लक्षण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं, और जो आपके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं वो आनुवंशिक नहीं होते हैं, मतलब इनका आनुवंशिकता से कोई संबंध नहीं है, जेनेटिक से कोई संबंध नहीं है। आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, मतलब जन्म से ही वो लक्षण डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि वो सारे लक्षण गुणसूत्र में पाए जाते हैं, जीन में पाए जाते हैं, जो जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद आपकी जीव शरीर में प्रकट होने लगते हैं, यानी कि वो शो होने लगता है। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो है आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो सभी लोगों को पता होगा कि आनुवंशिकी के जनक ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक ब्रून शहर के थे, जिनको हम बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो ये आपके जो हैं इनको बोलते हैं आनुवंशिकी के जनक। इन्होंने सबसे पहले, जो मैं यहाँ पे जीन टॉपिक बोल रहा हूँ, इन्होंने सबसे पहले इसको फैक्टर नाम दिया। फैक्टर मतलब कारक कहा। कारक कहने का मतलब ये है कि जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं उनको इन्होंने कौन सा नाम दिया,
फैक्टर का नाम दिया और बाद में जीन का नाम दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। तो सबसे पहले जब आनुवंशिकी का प्रारंभ हुआ या आनुवंशिकता का प्रारंभ हुआ तो उसके जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। और उन्होंने जीन को फैक्टर कहा था, कारक कहते हैं, फैक्टर कहा था, जिसको इन्होंने क्या कहा था? कारक वर्ड का नाम दिया था। जीन को इन्होंने क्या कहा था? कारक। कारक मतलब यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या है? फैक्टर्स। क्योंकि उस समय जीन का कोई अता पता नहीं था तो इन्होंने सबसे पहले फैक्टर नाम दिया। बाद में आपके जॉनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कारक को जीन का नाम दिया। और जीन क्या है? फिर से मैं बता देता हूँ, आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं जिसको, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शरीर का सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है वो है कोशिका यानी कि सेल। अच्छा, इकाई का मतलब क्या होता है कि जिससे मिलकर चीज़ें बनती हैं, ठीक है। मतलब सबसे छोटी चीज़ जिससे पॉसिबल है कई चीज़ें मिलकर बनना, तो उसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे घर बनता है तो घर किससे मिलकर बनता है? ईंटों से मिलकर बनता है। तो ईंटा वहाँ पे यानी कि जो ब्रिक है वो क्या है? इकाई का काम करता है। सेम ऐसे अगर सेल की बात करें तो सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो क्या करता है? बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, इकाई का काम करता है, यूनिट का काम करता है। सेम ऐसे यहाँ पर आनुवंशिकता की इकाई क्या कहलाती है? जीन। क्योंकि जीन ही एक ऐसी चीज़ है जो आनुवंशिकता का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है। सारे कैरेक्टर्स किस पे डिपेंड होते हैं? जीन पर डिपेंड होते हैं। जितने भी आनुवंशिक लक्षण हैं सब जीन पे पाए जाते हैं, इसलिए इकाई भी कौन है? यहाँ पे जीन है, ठीक है। साथ ही साथ जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने आगे आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। सबसे पहला प्रभाविता का नियम। सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने नियम दिया था वो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियम दिए? आनुवंशिकता के 3 नियम दिए, ठीक है। सबसे पहला प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था इनका पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। तो मेंडल, जिनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, उन्होंने 3 नियम का प्रतिपादन किया जिसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसमें से कुछ वैज्ञानिकों ने इनके नियम का आलोचना भी किया। जैसे प्रभाविता का नियम है तो प्रभाविता के नियम का भी एक एक्सेप्शन है, और वो है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। तो एक एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में ये 5 क्वेश्चंस जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट थे। सबसे पहला क्या था?
आनुवंशिकी क्या है, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आनुवंशिकी क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से पूरा बता देते हैं। आनुवंशिकी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, अर्थात उसके प्रोसेसिंग का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया बाल का रंग, स्किन का रंग यानी कि स्किन कलर, आँख का रंग, इसमें मैंने बताया कि आइरिस जो आपके आँख का पोर्शन है आइरिस, उसके कलर के बेसिस पर आँख का रंग डिसाइड किया जाता है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ठीक है। अगला जो टॉपिक था उसमें क्या था, क्वेश्चन था उसमें विभिन्नताएं किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतानें होती हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर के कारण विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और जो विभिन्नताएं हैं वो कैसे हो सकती हैं, ट्विंस को छोड़कर, क्योंकि जुड़वा बच्चों में कई सारी समानताएं पाई जाती हैं, तो ट्विंस को छोड़कर विभिन्नताएं पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और ये वेरिएशन क्यों होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण, जीन विनिमय के आदान प्रदान के कारण या जीन के आदान प्रदान के कारण, ठीक है। इसके बाद सीखे गए लक्षण किसे कहते हैं, तो ऐसे लक्षण जो आफ्टर बर्थ डेवलप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं, जैसे तैरना, ठीक है। तो ये लक्षण जो होते हैं आनुवंशिक लक्षण इसलिए नहीं कहलाते हैं क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ऐसे कोई भी लक्षण जीन पर नहीं पाए जाते हैं। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो वो है, उसका जो जवाब है वो है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। साथ ही साथ मैंने बताया कि जीन जो है उसको आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, सबसे छोटी यूनिट कहते हैं। ये जो मैं अभी अभी जस्ट बोला हूँ कि जीन क्या है, तो जीन सबसे छोटी इकाई है आनुवंशिकता की। ये कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षा टीजीटी पीजीटी में आ चुका है, साथ ही साथ और सारी परीक्षाओं में भी आता रहता है। फैक्टर यानी कि कारक नाम किसने दिया, तो मेंडल ने सबसे पहले फैक्टर नाम दिया था, कारक नाम दिया था। उसको बाद में जीन का नाम किसने दिया, तो वो जॉनसन थे। जॉनसन ने बाद में जीन का नाम दिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही था। धन्यवाद।